17 अगस्त 1945 सिंगापुर का हवाई अड्डा। रात के ठीक 11 बज रहे हैं। हवा में नमी है, लेकिन माहौल उससे कहीं ज्यादा भारी है। दूसरे विश्व युद्ध की आग बुझ रही है। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन भारत का सपना, आजादी का सपना, अब भी अधूरा है। रनवे की धुंधली रोशनी में एक शख्स आगे बढ़ रहा है। सफेद कुर्ता, गोल चश्मा, सिर पर टोपी, हाथ में एक छोटा बैग। वो कोई साधारण यात्री नहीं है। उनकी एक पुकार पर लाखों जवानों ने चलो दिल्ली का नारा लगाया था। उनकी आवाज में वो आग थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। पीछे खड़े हैं आजाद हिंद फौज के सैनिक, आंखों में आंसू। एक जवान धीरे से घुटनों पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। नेताजी, मत जाइए, हम आपके बिना अधूरे हैं। नेताजी रुकते हैं, पलटते हैं, हर एक सैनिक को गले लगाते हैं, जैसे एक पिता अपने बेटों को विदा दे रहा हो। उनकी आवाज में दृढ़ता है, मैं जल्दी लौटूंगा बेटा, आजादी लेकर लौटूंगा। विमान का इंजन गरजता है। नेताजी सीढ़ियां चढ़ते हैं। देश सांस रोककर खड़ा रह जाता है। 18 अगस्त 1945 ताइहोकू, ताइवान। दोपहर के ठीक 2 बजे एक जापानी सैन्य विमान रनवे पर खड़ा है। इंजन गर्म हो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नल हबीबुर रहमान सवार हैं। हवाई अड्डे पर कुछ जापानी अधिकारी खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं। विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ता है, गति पकड़ता है और हवा में उठ जाता है। कुछ सेकंड सब कुछ सामान्य, फिर अचानक एक जोरदार धमाका। इंजन फेल, विमान डगमगाया, पंख टूटा और वो रनवे के पास जमीन पर आ गिरा। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। चारों तरफ धुआं, धातु के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मलबे से एक जला हुआ शरीर निकाला गया। चेहरा पूरी तरह पहचान से परे था। जापानी अधिकारियों ने तुरंत घोषणा कर दी, यह सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन वहां मौजूद गवाहों के बयान एक दूसरे से अलग थे। कोई कहता था विमान में 12 लोग थे, कोई 13। कोई भारतीय गवाह नहीं था। कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई। सिर्फ जल्दबाजी और एक तरफा फैसला। दुर्घटना के तुरंत बाद जले हुए व्यक्ति को ताइपे के नानमोन सैन्य अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर झुककर देखते हैं। शरीर तीसरे दर्जे की जलन से पूरी तरह झुलस चुका है। चेहरा पहचान से परे, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। कमरे में सिर्फ जापानी डॉक्टर और नर्सें हैं, एक भी भारतीय नहीं। डॉक्टर योशिमी तामेयोशी ने घंटों कोशिश की, तेल से साफ किया, पट्टियां बांधी, ठंडी सेक दी, लेकिन हालत बिगड़ती गई। रात गहराती गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उस व्यक्ति ने आंखें खोली। होश आया। एक टूटी हुई बेहद धीमी आवाज निकली, बस। शब्द अधूरा रह गया। वो कुछ और कहना चाहते थे, शायद कोई नाम, शायद कोई संदेश, लेकिन आवाज वापस नहीं आई। कुछ देर बाद सांस थम गई। रात 9 और 10 बजे के बीच अस्पताल के रिकॉर्ड में सिर्फ एक लाइन दर्ज हुई, अज्ञात भारतीय नेता की मृत्यु। इतना बड़ा नेता, इतने अकेलेपन में। यह सन्नाटा आज भी दिलों में गूंजता है। दुर्घटना के बाद सिर्फ 8 घंटे। 8 घंटे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। न पोस्टमार्टम हुआ, न विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट बनी, न कोई स्वतंत्र गवाह बुलाया गया। युद्धकाल की परिस्थितियां थीं, लेकिन सवाल उठता है, क्या किसी साधारण सैनिक के लिए भी इतनी जल्दबाजी होती? अगर वो सच में नेताजी थे, तो आजाद हिंद फौज के उनके करीबी साथियों को सूचना क्यों नहीं दी गई? परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया? भारत के किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं जाने दिया गया? एक भी तस्वीर नहीं ली गई। दस्तावेज गायब हो गए। जो कागजात थे वो अधूरे थे, एक तरफा थे। इतिहास के सबसे बड़े नेताओं में से एक की मौत, और कोई भारतीय आंख वहां नहीं थी। यह महज अफरा तफरी थी, या कुछ जानबूझकर छिपाया जा रहा था? युद्ध की आड़ में क्या सच्चाई दफना दी गई? हर देशभक्त के मन में एक ही सवाल जलता रहा, इतनी बड़ी घटना में इतनी जल्दी क्यों? क्या सच इतना डरावना था कि दुनिया उसे झेल नहीं पाती? उस विमान में एक और शख्स था, कर्नल हबीबुर रहमान, नेताजी के विश्वास पात्र। वो उस दुर्घटना में जीवित बच गए। बेहोश थे, जख्मी थे, लेकिन बचे। और वो उस घटना के एकमात्र भारतीय गवाह थे। पूरा देश उनसे जवाब मांग रहा था। माएं उनसे पूछ रही थीं,
सैनिक उनकी आंखों में झांक रहे थे, लेकिन उनके बयान साल दर साल बदलते रहे। 1945 में बोले, नेताजी की मौत हो गई। 1946 में बोले, मैंने उन्हें अस्पताल में होश में देखा था। कुछ साल बाद, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, और वर्षों बाद यह संभव है कि वो बच गए हों। एक ही व्यक्ति, एक ही घटना, और इतने अलग अलग बयान। क्या यह मानसिक आघात था, दुर्घटना का आतंक जो स्मृति को तोड़ देता है, या उन पर दबाव था चुप रहने का, एक खास बात कहने का? उनके चेहरे पर हमेशा एक डर दिखता था। उन्होंने कभी पूरी कहानी नहीं बताई। क्या वो जानते थे कि सच बोलने पर क्या होगा? क्या उन्हें धमकी मिली थी? एक इंसान के बयान इतने कैसे बदल सकते हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। दुर्घटना के बाद कहा गया कि अस्थियां जापान ले जाई गई हैं, टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी गई हैं, दशकों तक वहीं रहीं। भारत सरकार ने कई बार प्रतिनिधिमंडल भेजे, जांच की कोशिशें हुई, लेकिन कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया। कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, न तब, न बाद में, न आज तक। नेताजी के परिवार के कई सदस्यों ने उन अस्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनकी मां ने साफ कहा, यह मेरे सुभाष की नहीं हो सकती। एक मां जानती है। उनकी बहनें रोती रहीं, उनके करीबी दोस्त सवाल पूछते रहे, लेकिन सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अगर रेनकोजी की अस्थियां वाकई नेताजी की हैं, तो डीएनए टेस्ट करने में क्या रुकावट है? परिवार के जीवित सदस्य मौजूद हैं, आधुनिक विज्ञान मौजूद है, फिर भी चुप्पी। क्या सरकार जानती है कि टेस्ट का नतीजा क्या आएगा? क्या वो नतीजा इतना विस्फोटक है कि उसे सामने आने नहीं दिया जा सकता? रेनकोजी मंदिर आज भी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी हजार सवाल बोलती है। 1956, आजादी के 9 साल बाद, देश के मन में सवाल अभी भी जिंदा थे। सरकार पर दबाव बढ़ा। तब बनी पहली जांच समिति, शाहनवाज समिति। गवाहों को बुलाया गया, पुराने दस्तावेज खंगाले गए, जापानी अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। महीनों चली जांच, और फिर आया निष्कर्ष, नेताजी की मौत ताइवान की विमान दुर्घटना में हुई। रिपोर्ट आई, मामला बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन जनता के मन में सवाल खत्म नहीं हुए और बढ़ गए, क्योंकि समिति ने सिर्फ जापानी बयानों पर भरोसा किया था। एक भी स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं बुलाया गया, कोई फॉरेंसिक जांच नहीं, कोई मेडिकल विशेषज्ञ नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, जिस देश के करोड़ों लोग नेताजी से प्यार करते थे, जिस देश की आजादी के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, उस देश के एक भी नागरिक ने उनकी मौत नहीं देखी। कोई भारतीय उस अस्पताल में नहीं था, कोई भारतीय उस दाह संस्कार में नहीं था। शाहनवाज रिपोर्ट ने आग बुझाने की जगह तेल डाल दिया। सवाल और गहरे हो गए। 1970, 15 साल बाद, देश में फिर मांग उठी, सच्चाई जानने की मांग। सरकार ने दूसरा आयोग बनाया, खोसला आयोग। फिर से गवाह बुलाए गए, फिर से पुराने कागजात देखे गए। इस बार उम्मीद थी कि शायद कुछ नया सामने आएगा, शायद कोई स्पष्ट जवाब मिलेगा, लेकिन इस बार का निष्कर्ष और भी चौंकाने वाला था। खोसला आयोग ने कहा, दुर्घटना की संभावना है, लेकिन संदेह भी है। यानी पहली समिति ने जो पूरे विश्वास के साथ कहा था, उसमें भी दरारें हैं। अगर प्रमाण इतने मजबूत थे तो संदेह क्यों? अगर संदेह था तो इतने सालों तक देश को अंधेरे में क्यों रखा गया? आयोग ने कई महत्वपूर्ण गवाहों को बिना पर्याप्त कारण के खारिज कर दिया। कुछ अहम दस्तावेज देखे ही नहीं गए। जिन गवाहों के बयान सरकारी कहानी से मेल नहीं खाते थे, उन्हें हाशिए पर रख दिया गया। देश को धीरे धीरे यकीन होने लगा, सरकार पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहती। खोसला रिपोर्ट ने इतिहास को और धुंधला कर दिया। सच दूर होता जा रहा था। 1999, आजादी के 52 साल बाद, तीसरी बार जांच का आदेश हुआ। मुखर्जी आयोग। इस बार सच में गंभीर कोशिश की गई। 6 साल की मेहनत, सैकड़ों गवाह, हजारों पन्नों के दस्तावेज, ताइवान, जापान, रूस, हर जगह जांच, आधुनिक तकनीक का उपयोग। उम्मीद थी कि इस बार अंतिम सत्य सामने आएगा। और फिर आया वो निष्कर्ष जिसने पूरे देश को हिला दिया। मुखर्जी आयोग ने कहा, हां, ताइवान में विमान दुर्घटना हुई थी, लेकिन यह सिद्ध नहीं होता कि उस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और आगे कहा, नेताजी उस दुर्घटना में नहीं मरे, वो बच गए थे। 3 जांचें, 3 अलग निष्कर्ष। पहली ने कहा,
मौत हो गई। दूसरे ने कहा संदेह है। तीसरे ने कहा वो वहां थे ही नहीं। अगर पहली दो जांचें सही थीं तो तीसरी झूठी है, और अगर तीसरी सही है तो पहली दो ने देश से झूठ बोला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार ही नहीं की, दबा दी गई, और देश के सवाल एक बार फिर अनसुने रह गए। उत्तर प्रदेश, फैजाबाद, एक पुरानी हवेली। पर्दे के पीछे बैठा एक सन्यासी जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। वो किसी से सीधे नहीं मिलते थे, पर्दे के पीछे से बात करते। उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। उनकी आवाज पढ़े लिखे अनुभवी इंसान की थी। उनका ज्ञान असाधारण था। राजनीति, इतिहास, दर्शन, सब पर गहरी पकड़। 1985 में उनका निधन हुआ, और तब जो कमरे से निकला उसने सबकी आंखें खोल दी। नेताजी की याद दिलाने वाला गोल चश्मा, एक पुरानी घड़ी, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें, वही जो नेताजी पढ़ते थे, और हस्तलिखित पत्र जिनकी लिखावट देखकर कई विशेषज्ञों ने कहा यह नेताजी की लिखावट से मेल खाती है। लोगों ने दावा किया ये वही हैं जो दशकों से छिपकर देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन आज तक कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। सरकार ने जांच का आदेश नहीं दिया। अगर वो नेताजी नहीं थे तो यह सब उनके कमरे में क्यों था? और अगर थे तो उन्होंने खुद को क्यों छिपाया? क्या वो देश की राजनीति से इतने निराश हो गए थे? गुमनामी बाबा आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। यह सबसे भारी सवाल है। अगर नेताजी उस दुर्घटना में नहीं मरे तो लौटे क्यों नहीं? भारत को उनकी जरूरत थी। करोड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। माएं रोज दरवाजे की तरफ देखती थीं। सैनिक उनकी राह ताकते थे। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आए? एक सिद्धांत है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। 1945 में वो सोवियत संघ जाना चाहते थे, रूस से मदद मांगने। लेकिन युद्ध के बाद की दुनिया में वो एक युद्ध अपराधी घोषित हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने जापान के साथ मिलकर लड़ाई की। शायद किसी गुप्त समझौते में उन्हें छिपे रहने पर मजबूर किया गया। एक और सिद्धांत, शायद उन्होंने खुद फैसला किया लौटने का नहीं, क्योंकि 1947 में जो भारत बना वो भारत नहीं था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। देश फट गया, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बहीं। शायद वो इस दर्द को झेल नहीं पाए। शायद उन्होंने सोचा जिस भारत का सपना देखा था वो तो बना ही नहीं, और शायद इसी टूटे हुए दिल के साथ वो गुमनामी में जीते रहे। एक विमान, एक जला हुआ शरीर, एक अधूरा शब्द, 3 जांचें, 3 अलग सच, 80 साल, और अब भी कोई जवाब नहीं। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जिसने वाकई आजादी की जमीन तैयार की। शायद सच्चाई सरल है, एक दुर्घटना, एक मौत, एक दुखद अंत। शायद सच्चाई बहुत जटिल है, एक साजिश, एक गायब होना, एक टूटा हुआ दिल जो गुमनामी में जीता रहा। हम नहीं जानते, लेकिन जो हम जानते हैं वो यह है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे, एक लौ थे जो लाखों दिलों में जली। वो एक मां के बेटे थे जो हर भारतीय मां की आंखों में आज भी जिंदा है। वो उन सैनिकों के नेता थे जिन्होंने बिना तनख्वाह के, बिना किसी गारंटी के, सिर्फ देश के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दी। विचार कभी नहीं मरते, और जब तक यह देश है नेताजी मरे नहीं हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप सच जानना चाहते हैं? क्योंकि यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, यह सवाल हम सबका है।